हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए, आज डेट है 10th ऑफ जनवरी। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो अगर हम पहली न्यूज़ देखें तो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है जो स्टार्ट होने की बात की जा रही है, तो अभी डेट आ गई कि 16th ऑफ जैन से इसको स्टार्ट किया जाएगा। और जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है कि पहले किसको दिया जाएगा, जो पहले हेल्थ वर्कर है उनको दिया जाएगा, जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो 50+ लोग हैं उनको दिया जाएगा, और फिर जो 50 के बिलो हैं लेकिन उनको कुछ ना कुछ डिजीज है, कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, तो उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी 16th ऑफ जन से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने रिव्यू किया है रेडीनेस ऑफ द सेंटर्स, जितने भी सेंटर्स हैं उनकी रेडीनेस को देखा गया है, जितने भी स्टेट्स है जहाँ भी ये सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर, तो 3 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं एंड फ्रंटलाइन वर्कर है विल गेट द वैक्सीन फर्स्ट। पहले 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, फिर 27 करोड़ पीपल अबो 50 एंड दोज बिलो 50 विद कोमॉर्बिडिटीज विल गेट इट। ठीक है, 27 करोड़ जो 50 की उम्र के आसपास है उनको दिया जाएगा। फिर 79 लाख बेनिफिशरी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन कोविन। कोविन क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके हमें रजिस्टर करना पड़ता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और 61,000 प्रोग्राम मैनेजर हैं, 2 लाख वैक्सीनेटर्स हैं, 3.7 लाख अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर हैव बीन ट्रेन सो फार। ठीक है, तो ये सारी पर्टिकुलर डाटा है कि किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो वाइट विंटर रेजेस होप फॉर द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म। जिस तरीके से वहाँ पर अभी इकॉनमी जो है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, तो अभी वहाँ पर सब कुछ चीज़ें बंद थी, लेकिन अभी जिस तरीके से विंटर आ रहा है और स्नोफॉल हो रही है तो थोड़ा बहुत वापस से इकोनॉमी वहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि टूरिज्म थोड़ा सा बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए वापस से अभी एक हॉस्पिटल में आग लगने का इंसिडेंट देखा गया। ऐसा इंसिडेंट हमने पहले गुजरात में भी देखा था। तो ये जो नेग्लिजेंस दिखाई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसकी वजह से जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो वो काफ़ी एक बैड सिनेरियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर की कंप्लीसेंसी है उसको फॉलो नहीं किया जाता है हॉस्पिटल्स, या फिर हमने देखा था सूरत में किस तरीके से कोचिंग सेंटर में भी आग लग गई थी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट बार बार होते ही रह रहे हैं। तो इस बार मामला आया है महाराष्ट्र में, जहाँ पर 10 छोटे बच्चों की जल कर डेथ हो गई वहाँ पर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो भी देखने को मिला है भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र में। तो यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। और जो चाइनीज सोल्जर था जो एलएसी क्रॉस करके भारत में आ गया था, उसको भी पकड़ लिया गया, और इंडिया शुड रिटर्न दिस सोल्जर इमीडिएटली, ऐसा बीजिंग कह रहा है। ठीक है, तो जो एलएसी वाला पोर्शन है जहाँ पर अभी ट्रांसग्रेशन है और काफ़ी सिचुएशन वहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में टेंशन काफ़ी रेज हो गए थे, तो वहाँ से अभी जो चाइनीज सोल्जर था क्रॉस करके भारत की तरफ आ गया था, तो भारत के आर्मी वालों ने उसको पकड़ लिया है और अभी उसको कस्टडी में रखा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो बीजिंग है वो इसको नेगोशिएट करता है, और क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, या उसको रिलीज किया जाता है। और यहाँ भी देखिए इंडोनेशिया में एक जो फ्लाइंग जेट था वो मिसिंग हो गया है। ठीक है, 62 पैसेंजर थे उसके अंदर। तो अभी एक दूसरी सी में कुछ मछुआरों को प्लेन के कुछ पार्ट्स भी मिले हैं। तो अभी यही आशा लगाई जा रही है कि क्या ये पार्ट्स जो है वो इसी के हैं या फिर दूसरे प्लेन के हैं, तो इसके ऊपर अभी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे इंसिडेंट काफ़ी देखने को मिलते हैं जब जो प्लेन है वो एटीसी जो कंट्रोल रूम होता है उसके रडार से बाहर चले जाता है और फिर मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो अभी इंडोनेशिया जकार्ता से ये प्लेन उड़ा था वहाँ देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बर्ड फ्लू की बात करें जो अभी काफ़ी स्टेट्स में फैला हुआ है, तो जो केजरीवाल है उन्होंने भी अभी दिल्ली में जो पोल्ट्री है उसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। ऐसा ही हमने देखा था आसाम में भी पोल्ट्री को इंपोर्ट करने से मना कर दिया गया है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा फैला है उसमें बहुत सारे तरह तरह के वायरस स्ट्रेन्स हैं। जो मोस्ट फेमस है वो H1N1 है, जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। H5N8 है। ठीक है, तो ऐसे तरह तरह के अलग 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 स्ट्रेन है इस वायरस में। और अभी गुजरात, मध्य प्रदेश, लेटेस्ट उत्तर प्रदेश में भी पाया गया है ये वायरस। केरला में है, केरला में डक्स में देखा गया है, राजस्थान में रोजमर्रा है। ठीक है, तो ये वायरस काफ़ी जगहों पर फैल गया है अभी, और अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से बाकी इसको स्प्रेड होने से फैलाया जाए और फैलने से रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ये फैलेगा तो पूरे देश में ही फैल जाएगा। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे सिटीज़ ऐसा कर रहे हैं कि जो पोल्ट्री मंगाते थे उनको भी बंद कर दिया गया है, और बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनकी कलिंग की जा रही है कि ये फैले ना, अगर उनके अंदर हो तो उनको मार दिया जा रहा है कि उनसे और दूसरे बर्ड्स को ना जाए। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट अभी देखने को मिल रहे हैं, और इसमें जो फार्मर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो बहुत सारे ऐसी ही अलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि फार्मिंग के बाद उनका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम यही रहता है, और बहुत सारे लोग का तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी यही रहता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं।
यहाँ पर देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर अभी वेटलैंड मित्रास की बात की जा रही है कि जो स्कूल के, आप कह सकते हो, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात की जा रही है कि अगर वॉलेंटियर हैं वो, तो वो आकर वेटलैंड मित्रास बन सकते हैं। वेटलैंड मित्रास का क्या काम होगा कि वो वेटलैंड कंजर्वेशन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और वहाँ पर हेल्प करेंगे कि किस तरीके से वेटलैंड को कंजर्व किया जाए। ठीक है। तो वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 को। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1971 में रामसर साइट्स हम जो डेजिग्नेट करते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, रामसर साइट्स। तो बहुत सारे रामसर साइट्स को हम डेजिग्नेट करते हैं ताकि उस वेटलैंड को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ठीक है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? एक होता है, देखो, सूखा इलाका होता है और एक होता है पूरा गीला इलाका। तो इन दोनों के बीच में जो मार्शी जगह होती है, जो दलदलिया इलाका होता है, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। ठीक है। तो उसको कंजर्व करने के लिए अभी जो आप गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कह रही है कि अगर आप वॉलेंटियर है तो आके आप वेटलैंड मित्रास बन सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि वेटलैंड को किस तरीके से कंजर्व करना है। यहाँ पर आगे देखें तो केन बेतवा जो लिंक है, उसको लिंक करने की बात की जा रही है। ठीक है। जो यमुना की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ पर बेतवा है और यहाँ पर ये केन है, तो इनको लिंक करने की बात की जा रही है ताकि अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए तो एक दूसरे नदी में चला जाए, और अगर दूसरी नदी में पानी कम है तो वो इस नदी का पानी लेके दोनों ही नदी के जो आसपास के लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम करने की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिलकर इसके ऊपर बात की है। और अभी अरुणाचल प्रदेश पॉटर्स को वापस से रिक्रूट करने की बात कह रहा है, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है वहाँ पर काफ़ी हिली टेरेन है। तो क्या किया जाता था? एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जाती थी फूड को इधर उधर ले जाने में। तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव गिरता था। अगर आप एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो काफ़ी महंगा गिर रहा था। तो अभी इन्होंने क्या किया कि जो पॉटर सर्विसेज पहले होती थी, यानी जो लोग खुद ही मैन्युअली ही फूड को इधर से उधर ले जाते थे, वापस से वो सर्विसेज चालू कर रहे हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये फैसला भी अरुणाचल की गवर्नमेंट ले रही है। अब यहाँ देखिए, बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो केरला में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना पड़ेगा कि ये वायरस जो है वो फैले ना, क्योंकि हमने देखा केरला में किस तरीके से काफ़ी डक्स की डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से, और बहुत सारे डक्स की कलिंग भी की जा रही है। और जो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटका में, वहाँ पर भी अभी जो बर्ड फ्लू फैला है, तो तब से विजिटर्स काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है। क्योंकि ये नेशनल पार्क के जितने भी विजिटर्स होते हैं उसके ऊपर से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अभी ये वायरस फैला है बर्ड फ्लू, तो इसकी डर की वजह से अभी काफ़ी जो विजिटर्स हैं उनका आना कम हो गया है। और ईडी कोर्ट ने अभी समन किया है जगन मोहन रेड्डी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको समन किया गया, बुलाया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2016 के हिसाब से। अब यहाँ देखिए, एयर इंडिया द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि पहली बार 17 घंटे तक, ठीक है, 17 आवर तक जो वुमन क्रू रहेगा, पूरा होल वुमन क्रू रहेगा, और वो बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को तक हमारी प्लेन एयर इंडिया की डायरेक्ट जाएगी। ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लंबी जर्नी प्लेन के द्वारा की जा रही है। और ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं, वर्ल्ड में तो चलता है, लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, और इसको एयर इंडिया स्टार्ट कर रही है, जिसका एविएशन में नाम इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी बेंगलुरु से। और ये स्पेशल ये है कि पूरा का पूरा क्रू रहेगा वो वुमेन क्रू रहेगा। ठीक है। तो ये हिस्ट्री रचाई जाएगी अगर जिस दिन ये स्टार्ट होगा। आगे बात करें कलारी पट्टू की, तो ये देखो, ये इंडिया का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है। ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये कलारी पट्टू हो गया, और घटका हो गया पंजाब का। ठीक है। थांगटा हो गया मणिपुर का, और महाराष्ट्र का मल्लखम हो गया। इन सारे ही को काफ़ी प्रमोट करने की बात की जा रही थी, क्योंकि ये यहाँ के कल्चर को काफ़ी, आप कह सकते हो, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये मिट गए तो फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दी स्टेट चला जाएगा। इसलिए इसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, और अभी एकेडमी में भी इसके ऊपर सिलेबस लाने की बात की जा रही है केरला गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। तो कलारी पट्टू याद रख सकते हो, ये कहाँ से रिलेटेड है? केरला से। और यहाँ देखिए, जो स्पूरियस लिकर है, अभी देखा था हमने यूपी में भी स्पूरियस लिकर के केसेस निकल कर आ रहे थे, अभी तेलंगाना में भी देखने को मिला है कि 200 लोग इल हो गए हैं वापस से स्पूरियस लिकर पीने की वजह से। और यहाँ पर देखिए, जो एमपी एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है, उसको गवर्नमेंट ने नोट दे दिया है। ठीक है। ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि एक ऑर्डिनेंस दे दो, उसके बाद वो गवर्नर के पास जाता है, और फिर गवर्नर उसके ऊपर हाँ या ना बोलता है। ठीक है। तो अभी गवर्नर ने हाँ कह दिया कि आप इसको पास करा सकते हो। तो क्या ये एक्ट, इसके तहत ऐसा होगा कि अगर आप फोर्सफुली रिलीजन चेंज करते हो तो आपके अगेंस्ट
कार्रवाई की जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएगी। ऐसा ही सेम एक्ट हमने देखा है कि यूपी में भी लाया गया है, हिमाचल प्रदेश में भी बात की जा रही है ऐसे एक्ट की। ठीक है, तो काफ़ी स्टेट्स ने ऐसे लॉज पास किए हैं कि जिसके तहत अगर आप रिलीजन चेंज करोगे फोर्सफुली तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। अब यहाँ देखिए, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी झलक हमें विदेशों में भी देखने को मिल रही है। जो ब्रिटिश के एमपीज हैं उन्होंने फ्लैग किया है फार्मर प्रोटेस्ट को, और वो कह रहे हैं कि जो बोरिस जॉनसन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो जाकर नरेंद्र मोदी साहब से बात करें कि किस तरीके से यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी बात सुनी जाए, और वो जो कह रहे हैं कि जो फार्म के लॉज हैं उसको रिपील करना है तो उसको रिपील कर दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि सब जानते हैं वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही वो अफेक्ट करते हैं, सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखिए, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और कह रहे हैं कि अभी जो वेस्ट बंगाल में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं उसको किस तरीके से पीसफुली कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है और बीजेपी के साथ वो उनका 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो अभी जब शाह गए भी थे वहाँ पर और नड्डा भी गए थे, तो उनके अगेंस्ट में स्लोगन्स भी लगाए गए थे, तो पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे था नहीं। तो किस तरीके से पीसफुल असेंबली इलेक्शन कराया जाए उसके ऊपर बातचीत की गई है। और यहाँ पर देखिए, जो सेलर्स चाइना में भी स्टक हो गए हैं, चाइना के करीब काफ़ी दिनों से, अभी भारत सरकार ने चाइना की सरकार से बात किया है कि उनको वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ दे सकें उनको दी जाए और फिर उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाए ताकि वो भारत पहुँच सकें। तो ये कौन सी वेसल के ऊपर फंस गए थे? MV जयगनंद नियर चाइना। ठीक है, और बाकी जो थे वो भी अलग अलग जगह पे और भी हमारे जो सेलर है वो फंसे हुए हैं। ठीक है, ओनली वन सेट ऑफ 23 सी फेयर हैज़ बिन क्लियर टू लीव। अभी सिर्फ 23 लोग को ही रिलीज करने का बात की जा रही है, बाकी लोग अभी भी स्टक है वहीं पर। अब यहाँ पर देखिए, जो चिदम्बरम है वो कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा था कि जो ये लॉस पास किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के द्वारा दिया जाता है उसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि जो रिलीजन है वो चूज करना एक इंडिविजुअल का पर्सनल चॉइस है। तो इस पे जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट था उसने ऐसा वर्डिक दिया था पहले, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने अपना ही नया लॉ लेके आया है। तो यहाँ पर चिदम्बरम कह रहे हैं कि जो आदित्यनाथ है वो लॉ से ऊपर समझ रहे हैं खुद को। और यहाँ ओबिचुरीज में अगर देखें तो माधव सिंह सोलंकी भी पास अवे हो गए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे गुजरात के, CM भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ओबिचुरीज में आ सकता है कि माधव सिंह सोलंकी किस फील्ड से बिलोंग करते, तो एक पॉलिटिशियन थे। ठीक है, पॉलिटिशियन माधव सिंह सोलंकी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा बोला गया है कि इंडियन वैक्सीन आर रेडी टू सेव ह्यूमैनिटी। तो अभी जो भारत की दो वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, कोविडशील्ड को किसने बनाया है? SII ने, और कोवैक्सीन को किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। ठीक है, तो ये जो दो वैक्सीन है अभी भारत के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है कि इसको इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बोला गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि भारत अब ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्शन के लिए रेडी है। आवर नेशन इज सेल्फ रिलायंट टुडे, और हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं इस वैक्सीन वाली फील्ड में। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिमार्क इन प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम पे उन्होंने ऐसा कहा, कब हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? 9 को। ठीक है, 9 को, तो उस मौके पर इन्होंने ऐसा कहा। और यहाँ पर देखिए काउंटिंग दी डोजेज कि कौन सी कंट्री के पास कितना कितना डोजेज है। ठीक है, तो चाइना के पास 9 मिलियन डोजेज जा चुका है, USA ने 6.6 मिलियन डोजेज दे चुका है, इसराइल भी 1.6 मिलियन डोजेज दे चुका है। और अभी भारत में कब से स्टार्ट होएगा? 16 से वैक्सीन लगनी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कंडक्ट कराया गया, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इनको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। कौन है ये? सूरीनाम के प्रेसिडेंट है। और यहाँ देखिए, एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जो भोपाल का एक वैक्सीन कैंडिडेट, मतलब उसको वॉलेंटियर था, उसके ऊपर वैक्सीन को टेस्ट किया गया था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो जो कंट्रोवर्सी आई थी कि ये वैक्सीन जो है वो पता नहीं सही में रिजल्ट देगी या नहीं देगी, क्योंकि पूरा 100% डाटा अभी सामने आया नहीं था। तो उसको लेकर अभी इशू क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसका कहना है कि इसकी जो डेथ हुई है वो दूसरी कारणों की वजह से हुई है, और जो डेथ का रीज़न है वो ना तो वैक्सीन है और ना तो प्लेसिबो है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैक्सीन ट्रायल में क्या किया जाता है, जितने भी वॉलेंटियर्स होते हैं उसमें कुछ को वैक्सीन दी जाती है और कुछ को प्लेसिबो दिया जाता है। मतलब
झूठी दवाई दी जाती है, उनको ऐसा लगता है कि उनको वैक्सीन दी गई है लेकिन वैक्सीन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि ना तो इसकी डेथ वैक्सीन की वजह से हुई थी, ना प्लेसिबो की वजह से, कुछ और कारणों की वजह से death हुई थी, ऐसा बोला गया है भारत बायोटेक द्वारा। आगे देखें तो बोल्सोनारो सीक फास्ट वैक्सीन सप्लाई, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन की सप्लाई जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है और तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्होंने भी भारत से कहा है, क्योंकि भारत की भी दो वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर देखें तो ये न्यूज़ मालदीव से आई है कि किस तरीके से मालदीव का भी दो जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, इनके 2 साल पूरे हो गए, तो उनका इंटरव्यू लिया गया और ये बात करें कि किस तरीके से मालदीव आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से मालदीव चाइना के रिलेशन है, मालदीव इंडिया के रिलेशन है। तो मालदीव और भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और मालदीव जो है वो चाइना के साथ भी काम करता है, लेकिन वो जानता है कि चाइना की जो डेप्थ ट्रैप वाली पॉलिसी है उससे किस तरीके से बच के रहना है और किस तरीके से भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और यहाँ पर अभी ट्विटर ने बैन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट, ठीक है, साइटिंग रिस्क ऑफ वायलेंट इंसाइटमेंट, क्योंकि अभी हमने देखा था किस तरीके से यूएसए के कैपिटॉल में, ठीक है, जो कैपिटॉल वाला इलाका है जहाँ पर उनके सभी ऑफिस है, सभी लेजिस्लेटिव काम होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से जो ट्रम्प सपोर्टर थे उन्होंने आके काफ़ी टर्मोइल, काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था। उसके बाद से इनको पूरी वर्ल्ड से ही निंदा फेस करनी पड़ी है, और अभी बात की जा रही है कि किस तरीके से इनको 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है। दरअसल इनका टेन्योर 20 तक ही है, लेकिन जिस तरीके से इनकी हरकतें चल रही हैं तो अभी बोला जा रहा है कि इम्पीचमेंट का इस्तेमाल करके, जो कि 25th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बताया गया है, उसका भी इस्तेमाल करके इनको जल्दी ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कुछ फिशरमैन्स हैं, इनको कुछ जो बोइंग एरोप्लेन है उसके पार्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो अब यही जो पार्ट्स है उसको कलेक्ट करके देखा जाएगा कि क्या ये वही प्लेन है जो गायब हुआ है इंडोनेशिया से। तो जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अभी गवर्नमेंट खत्म हो गई है, वहीं दूसरी तरफ जो किम जॉन उन है वो कह रहे हैं कि यूएसए जो है वो साउथ नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से ट्रंप और किम जॉन यूंग है ये काफ़ी एक दूसरे के राइवल में रहते थे, अगेंस्ट में रहते थे। तो अब जहाँ जहाँ जब ट्रंप का टेन्योर खत्म हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि जो यूएसए है वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा एनिमी है। आगे देखें तो ये वाला देखिए, ये वाला आर्टिकल वही डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से अभी जो कैपिटल वाला इलाका है वहाँ पे जो वायलेंस देखने को मिला। यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये जो लेजिस्लेटिव वाला इलाका है जहाँ पे सब लॉ से रिलेटेड काम होता है, जो ट्रम्प सपोर्टर है उन्होंने किस तरीके से दहशत फैलाई थी। आगे देखें तो ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है जाकिर रहमान लखवी के बारे में कि किस तरीके से अभी जो पाकिस्तान है उसने इसको अभी सज़ा दी है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जो FATF है उसकी मीटिंग बैठने वाली है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जब मीटिंग बैठती है तो हमेशा पाकिस्तान तभी ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको बिहाइंड दी बार डालता है, वरना फिर जब उसके पास टाइम रहता है तो इनको रिलीज़ कर देता है। तो ये सिर्फ उसका दिखावा है ताकि वो ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में है तो क्या होगा, इकोनॉमिक सपोर्ट वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो ग्रे लिस्ट में है तो थोड़ा बहुत तो उसका काम चल रहा है, लेकिन जब ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तो इकोनॉमिक रिलेशन बाकी कंट्रीज से ख़त्म हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसको काफ़ी सेंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और आज की डेट में ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्रीज है, 2 कंट्रीज हैं, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ कोरिया वो कह रहा है वर्कर पार्टी ऑफ द कोरिया, किम जॉन उन सीक टू एम्पावर दी वर्कर पार्टी ऑफ द कोरिया इंस्टेड ऑफ द आर्मी। तो वो आर्मी से ज़्यादा वर्कर पार्टी ऑफ द कोरिया को एम्पावर करने की बात कर रहा है किम जॉन उन, ठीक है। तो देखा जाए तो काफ़ी रिपब्लिक की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, हम सभी जानते हैं किस तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं। तो द हिंदू में इतना ही था। अब देखते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो देखिए अगर द इंडियन एक्सप्रेस देखें तो यहाँ पर भी पहला आर्टिकल वही बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी। और यहाँ पर देखिए जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से बच्चों की डेथ देखने को मिली है, और ये भोपाल वाला इंसिडेंट। यहाँ पर देखिए भारतीय प्रवासी दिवस के दिन जो स्पीच दी गई है PM मोदी द्वारा, तो इनाग्रेशन के टाइम पे इन्होंने कहा है कि जो ट्रस्ट इन पॉलिटिकल सोशल लीडरशिप ऑफ द इंडियन ओरिजिन है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है बाहर। तो जब इंडियन डायस्पोरा का सवाल आया तो उसके ऊपर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है कि किस तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा है वो बाहर जाकर भी काफ़ी आप कह सकते हैं दूसरे कंट्री की ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इंडिया का कितना ज़्यादा ही प्रेजेंस है अराउंड द वर्ल्ड वो दिखा रहा है, ठीक है।
तो ये 16th भारतीय प्रवासी दिवस था। और हम भारतीय प्रवासी दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 9 जैन 1950 को 15 को इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न आए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई हैं। और यहाँ पर ये भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई भी आए बाहर से। तो हमने जो स्कीम निकाली है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसके तहत कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे तो आपको उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये सब चीज़ें काफ़ी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी बेस है। और हम एग्रीकल्चर प्राइमरी से सीधा टर्शरी यानी सर्विसेज के ऊपर जंप कर गए, क्योंकि भारत से आईटी प्रोफेशनल काफ़ी जाते हैं बाहर। ठीक है, तो सर्विसेज हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना ग्रो नहीं कर पाया। तो अभी हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करें, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ होगा उसी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। यहाँ पर आगे हम देखें तो नड्डा साहब भी वेस्ट बंगाल की विजिट पे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पीएम किसान योजना है उसको शुरू करने में वेस्ट बंगाल ने काफ़ी लेट कर दिया। और वो कह रहे हैं कि जो फार्म लॉज लाए जा रहे हैं उससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए उन फार्मर्स को इसके अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए और इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो पीएम किसान क्या है, पीएम किसान के तहत फार्मर्स को 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, और हर एक इंस्टॉलमेंट 2,000 का होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये वेस्ट बंगाल ने, हम जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जितने भी सेंट्रल की स्कीम आती है उसके अगेंस्ट में ही रहता है और खुद की स्कीम के ऊपर फोकस करता है। और यहाँ देखिए ओवेचरीज में ये जो हमने देखा माधव सिंह सोलंकी, तो इनका ये किसके लिए ज़्यादा फेमस थे, तो इन्होंने जो चालू किया था क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम, इनका कोएलिशन इन्होंने चालू किया था, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और यहाँ पर भी उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया है कि जो एलिफेंट के रिजर्व्स हैं वहाँ पर अभी एक जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर, तो जो लैंड की रिक्वायरमेंट है तो वो लैंड को जो एलिफेंट रिजर्व है वहाँ से भी लैंड लिया जा रहा है, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी स्टे लगाया गया है। क्योंकि जब आप एलिफेंट रिजर्व को हर्ट करके या फिर उसकी जगह को ऑक्यूपाई करके एयरपोर्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से आगे डेवलप किया जाता है। तो अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था 1992 में, ताकि हम एलिफेंट्स को कंजर्व कर सकें। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी हमने चालू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए टाइम टाइम पे नए नए आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एयरपोर्ट है, देहरादून का जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट है, तो इसको भी बनाया जा रहा है, तो उसके लिए ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। तो अभी इसको जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से लेने की बात की जा रही है। और उत्तराखंड के ही जो जिम कॉर्बेट रिजर्व था वहाँ से अभी एक टाइगर को, ये सेकंड टाइगर है जिसको भी राजा जी नेशनल पार्क में इसको ट्रांसलोकेट किया गया है, ताकि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइगर्स है उसकी पॉपुलेशन ग्रो हो सके। ठीक है, और ये कर्नाटका की जो आईपीएस ऑफिसर है इनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि क्या सिनेरियो था यहाँ पर, जो इनके सीनियर थे हेमंत निम्बलकर, दरअसल इनसे इनकी आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में आ गए थे, क्योंकि कोई एक टेंडर पास हुआ था जिसमें कह रहे थे कि ये निम्बलकर इन्वॉल्व थे। और फिर इनका ऐसा एलिगेशन था कि इस टेंडर में काफ़ी फ्रॉड किया गया है। तो फाइनली क्या हुआ कि दोनों का ही ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए हैं। अब यहाँ देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि जो अरेस्ट है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए पुलिस का, क्योंकि पुलिस क्या कहती है, किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो ह्यूमन बीन है उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। तो जो आर्टिकल 21 है उसके मद्देनज़र रखते हुए जो अरेस्ट है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो केस आया था 1994 में जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें भी बताया गया था कि किस तरीके से जो नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो करप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा, जब पुलिस अरेस्ट करती है उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर अरेस्ट करना है तो वो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि अरेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में वो रिलीज हो जाते हैं क्योंकि वो इनोसेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यूपी है वो लेटेस्ट स्टेट बना है जिसके यहाँ पर बर्ड फ्लू भी उस स्टेट में भी एंटर कर गया। ठीक है, तो बर्ड फ्लू भी अलग अलग स्टेट में एंटर करते जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर जो जाफना यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो 2009 मुल्लिवाई कल मैसेकर हुआ था। ठीक है, तो उसके कुछ वॉर मेमोरियल्स थे वहाँ पे, मतलब जो
उस टाइम पे जितने भी लीडर्स थे उनकी वहाँ पर मूर्ति बनाई गई थी, तो उनको भी हटाने की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये अनऑथराइज स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है। और यहाँ छत्तीसगढ़ जो है उसने कह दिया है कि वो कोवैक्सीन है, इसको नहीं वैक्सीन के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा अपने स्टेट में, क्योंकि इसको इसके ऊपर अभी पूरी जो सफिशिएंट डाटा है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए वो अभी इसको नहीं इस्तेमाल करेगा। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो इसको इस इशू को रेज भी कर रहे हैं कि इसको काफ़ी हेस्टली इस्तेमाल किया जा रहा है, और इतनी हेस्टली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब सफिशिएंट डाटा आ जाएगा तब इसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभी इसको चालू कर दिया गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनकी 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। तो अभी एक पैनल बिठाया गया है जिसके तहत डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से 125th जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कैसे सेलिब्रेट करना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ही हमने देखा है कि किस तरीके से अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स हैं उनके भी नाम चेंज किए गए हैं। और 1938 1939 का जो इंडियन कांग्रेस का सेशन है वो भी इनसे रिलेट करता है कि किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर प्रेसिडेंटशिप जीती थी, लेकिन महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो महात्मा गांधी चाहते थे कि वो वहाँ पे प्रिसाइड करें, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर इन्होंने अपनी जाके पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड मूवमेंट पार्टी, ठीक है। तो उसके बाद से ये अपना इंडिविजुअली ही काम करने लगे थे, और ये आज़ाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर वर्ल्ड पेज देखे तो यहाँ पर पहली न्यूज़ वही निकल कर आ रही है कि किस तरीके से अभी जो ट्रम्प है उनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो मसद अजूर है, मुसद अजहर है, उसको भी किस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से जेल के पीछे भी डाल रहा है पाकिस्तान। तो ये सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसका अभी जो मीटिंग होगी तो क्या फैसला लिया जाता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इसको 27 पॉइंट दिए गए थे उसके ऊपर काम करने के लिए, लेकिन ये सभी के ऊपर काम करता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, वो इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक इंडियन अमेरिकन है, उसको अभी डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया है व्हाइट हाउस में, ठीक है। तो इनका नाम है सबरीना सिंह, ठीक है। तो सबरीना सिंह को अभी डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया है यूएसए के व्हाइट हाउस में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो किस तरीके से ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैले हुए हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो इंडोनेशिया का प्लेन अभी क्रैश हुआ है, तो 62 फियर दैट, क्योंकि 50 तो पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे, तो 62 लोग थे उस प्लेन में। यहाँ पर H1B वीज़ा की बात करें तो काफ़ी टाइम से जब हम देख रहे हैं, जब से कोरोना वायरस से पेंडेमिक फैला है, तो H1B वीज़ा के लिए यूएसए ने काफ़ी बार जो रूल्स है उसको चेंज किया है। तो अभी वापस से एक बार इसने रूल चेंज किए हैं। तो अगर इसकी एक टाइमलाइन देखें तो अप्रैल 2020 में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था कि नए जो इमिग्रेंट लोग हैं और नॉन इमिग्रेंट वर्कर हैं उनको H1B वीज़ा नहीं दिया जाएगा 60 दिनों तक। फिर जून में भी उन्होंने इसको एक्सटेंड किया और कहा कि एंड ऑफ 2020 तक नहीं अलाउ किया जाएगा। फिर अगस्त में ये बात आई कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसके तहत जो फेडरल एजेंसीज हैं वो तो हायर कर सकती हैं लेकिन बाकी लोग नहीं हायर कर सकते हैं। फिर अगस्त में ही देखने को मिला है कि अलाउ कर दिया कुछ H1B वीज़ा होल्डर को कि वो रिटर्न आ सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी, और अभी जनवरी में वापस से ये नया रूल लाया गया है कि जो वेजेस हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन आ सकता है कौन नहीं। तो जो हायर वेजेस वाले हैं, जो ज़्यादा स्किल्ड है, उनको भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें H1B वीज़ा की तो ये कैसा वीज़ा है, तो देखिए जब अमेरिका साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था तब ये H1 वर्क वीज़ा स्टार्ट किया गया था, और उसके ही ये कैटेगरी है H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, L1 O1 E1। तो ये तरह तरह के वीज़ा है जो अलग अलग प्रोफेशन वाले अलग अलग इनकम कैटेगरी वाले लोगों को मिलता है, ठीक है। मोस्टली कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, H1B वीज़ा ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये आईटी प्रोफेशनल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, और इसमें ज़्यादा आप कह सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं लोग। और व्हाट इज द न्यू वेज बेस, तो अभी नया जो नियम है वो क्या है, किसके ऊपर बेस है कि H1B वीज़ा मिलेगा या नहीं, तो सैलरी के ऊपर कि कौन कितने ज़्यादा पे वाला है और कौन कितना ज़्यादा स्किल्ड है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी ये वीज़ा डिसाइड किया जाएगा कि वीज़ा H1B वीज़ा किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को मिलेगा। तो इतना ही था आज के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में। तो अब मिलेंगे हम कल के एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।